नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी त्रिवेदी। आज इस बुलेटिन में बात होगी राजस्थान के सियासी नाटक की, युवाओं के कांग्रेस छोड़ने पर राहुल गांधी के बयान की। जानेंगे क्या महाराष्ट्र में भी चलेगा बीजेपी का ऑपरेशन कमल, और क्या मध्य प्रदेश बीजेपी में लगेगी सेंध, और आखिर में बात होगी आईआईटी में दाखिले की शर्त में मिली ढील की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले नजर सुर्खियों पर। 3 या 5 अगस्त से शुरू हो सकता है अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का काम शुरू। पीएमओ की सहमति से तारीख पर होगा फैसला। भूमि पूजन के समय पीएम मोदी भी जा सकते हैं अयोध्या। यूजीसी के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे आदित्य ठाकरे। फाइनल ईयर के एग्जाम कराने के फैसले को दी चुनौती। यूजीसी ने यूनिवर्सिटीज में 30 सितंबर से पहले सेमेस्टर की परीक्षाओं को पूरा करने का दिया था निर्देश। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार से की मांग। दलहन और तिलहन की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद बढ़ाए जाने की मांग। 25% को किया जाए 50%। ऑपरेशन लोटस को लेकर सक्रिय हुई कांग्रेस सरकार। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल विधायकों की नाराजगी दूर करने में जुटे। पार्टी विधायकों को दिए पद। सुर्खियों के बाद बात आज की सबसे बड़ी खबर की। राजस्थान के सियासी संग्राम में ऑडियो टेप सामने आने के बाद से कांग्रेस और बीजेपी दोनों मुखर होने लगे हैं। जहां बीजेपी ने इसे लेकर मामला दर्ज कराया है, तो वहीं कांग्रेस की ओर से भी केस दर्ज कराया गया है। इसके साथ ही राज्य में पूरे दिन बयानबाजी चरम पर रही। इस मामले पर हमारे साथ जुड़ेंगे राजीव जी, लेकिन उससे पहले देखिए क्या रहा राजस्थान में आज का घटनाक्रम। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप प्रत्यारोप का दौर आज भी दिन भर चलता रहा। जहां इस सियासी नाटक में बीजेपी ने मामला दर्ज कराया, तो वहीं कांग्रेस ने भी केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह और विधायक भंवरलाल पर केस दर्ज करवाया है। इसके साथ ही एसओजी भी अपनी सक्रियता दिखाने लगी है। कल जब एसओजी पायलट गुट के विधायकों से मानेसर के होटल में पूछताछ करने पहुंची, तो होटल में उसे कोई भी नहीं मिला, क्योंकि एसओजी टीम के आने की सूचना पहले ही सभी को पता चल गई थी। जिसके बाद सभी विधायक कहीं और भेज दिए गए, जिस पर पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा ने हरियाणा सरकार को जमकर घेरा है। डोटासरा ने कहा, खट्टर सरकार की ओर से राजस्थान एसओजी को कार्रवाई न करने देना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। खट्टर सरकार कांग्रेस के विधायकों पर इतनी मेहरबानी क्यों कर रही है? बीजेपी को इन सवालों के जवाब देने चाहिए। इस बीच कल तक चुपचाप पूरे मामले पर नजर गड़ाए बैठी बीजेपी इस मामले में अपनी सक्रियता दिखा रही है। बीजेपी ने ऑडियो टेप मामले में कहा है, मुख्यमंत्री निवास पर फर्जी ऑडियो टेप बनाया गया है। इसके साथ ही इस मामले में बीजेपी की ओर से रणदीप सुरजेवाला और डोटासरा को आरोपी बनाते हुए मामला दर्ज कराया गया। इधर बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री गहलोत और कांग्रेस से सवाल पूछा कि क्या राजस्थान में लोगों के ऑडियो टैप किए जा रहे हैं, राजस्थान में गैर संवैधानिक काम किए जा रहे हैं। इन सभी सवालों का जवाब कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी को देना होगा। वहीं संबित पात्रा के बयान के चंद घंटों बाद कांग्रेस की ओर से वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर संबित पात्रा के सवालों का जवाब दिया गया। कांग्रेस ने फोन टैप के आरोपों को सिरे से नकारते हुए बीजेपी से ही संबंध में सवाल कर दिया। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा, बीजेपी की ओर से गुजरात में फोन टैप करने की बात पहले ही आ चुकी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो बीजेपी को हैबिचुअल टैपर्स भी करार दे चुके हैं। इस मामले में पवन खेड़ा ने सीबीआई जांच की मांग की। बयानबाजी के इस मैदान में बहुजन समाजवादी पार्टी प्रमुख मायावती भी कूद पड़ी। मायावती ने प्रदेश के सियासी घटनाक्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को घेरा। मायावती ने ट्वीट कर कहा, राजस्थान के मुख्यमंत्री अब जग जाहिर तौर पर फोन टैप कराकर असंवैधानिक काम कर रहे हैं। इसके साथ ही मायावती ने राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लागू करने की भी मांग की। उधर राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि राज्य के लोग इस कलह की कीमत चुका रहे हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी द्वारा बीजेपी नेताओं पर विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोप लगाने पर वसुंधरा ने कहा, कांग्रेस अपने घर की लड़ाई में बीजेपी को ना घसीटे। अब रुख करते हैं राजीव जी का। राजीव जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद मीनाक्षी। राजीव जी, राजस्थान में गहलोत अपनी सरकार को बचाने में जुटे हुए हैं, और इसी बीच कांग्रेस की ओर से बीजेपी और कांग्रेस नेताओं के बीच फोन पर हुई बातचीत का एक ऑडियो जारी किया गया, जिसे लेकर राजनीति गरमाई हुई है। सवाल यह है कि सत्ता हासिल करने या सत्ता बचाने के लिए फोन टैप कराना कितना जायज है? देखिए मीनाक्षी, अब तक ये कहा जाता था कि दोस्ती और दुश्मनी में सब जायज है, लेकिन सवाल सत्ता का हो तो राजनीति में भी सब कुछ जायज माना जाता है। बीते वर्षों में हम कई उदाहरण देख चुके हैं जब सत्ता के लिए बेमेल गठबंधन से लेकर अनैतिक शर्तें सब कुछ मान्य होने लगे। जिन लोगों को जनता ने सत्ता से बेदखल किया वो किसी न किसी तरह सत्ता का हिस्सा बन गए, और जिन्हें 5 साल के लिए सरकार बनाने का जनादेश मिला उन्हें बीच में ही सरकार से बाहर होना पड़ा। ये सब दल बदल और खरीद फरोख्त
की राजनीति से संभव हुआ और इसमें फोन टैपिंग जैसी तकनीकों की सहायता ली गई। सरकारें अपनी सीमाओं की सुरक्षा, दुश्मनों पर निगाह रखने, अपराधियों की धरपकड़ और गैर कानूनी कामों को रोकने के लिए फोन टैपिंग के जरिए खुफिया जानकारियां इकट्ठा करती थीं। लेकिन अब तो राजनीतिक विरोधियों पर दबाव बनाने, उनकी कमजोरियों का पता लगाने और उन्हें ब्लैकमेल करने के लिए इसका इस्तेमाल होने लगा है। जिस बात के लिए राजस्थान सरकार पर विपक्षी उंगलियां उठा रहे हैं, वही काम गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन तमाम राज्यों में भी हुआ है मीनाक्षी। इसीलिए इस हमाम में सब एक जैसे ही हैं। जो एक उंगली उठा रहा है, बाकी की 3 उंगलियां उसकी ओर भी उठ रही हैं। इस तरह के हथकंडों से राजनीतिक दल अपना मतलब साध लेते हैं, लेकिन ये निजता का हनन है और नैतिकता का भी। लोकतंत्र इस तरह के हथकंडों से कमजोर होता है, ये बात राजनीतिक दल तो समझते हैं, मगर उन्हें सत्ता शायद लोकतंत्र से अधिक प्यारी होती है। अब जनता को यह समझना होगा मीनाक्षी कि वो किस तरह अपने तंत्र को कमजोर होने से बचाए। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी आपका तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजस्थान में इस वक्त वरिष्ठ बनाम युवा की सियासत जोर पकड़ रही है, जिसके चलते सूबे की अशोक गहलोत सरकार परेशानी में घिर गई है। 4 महीने पहले कुछ ऐसा ही मध्य प्रदेश में भी देखा गया था, जिसके बाद से ये सवाल उठ रहे थे कि कांग्रेस के युवा नेता पार्टी से दूर क्यों जा रहे हैं, जिस कारण कांग्रेस को बड़ा नुकसान हो रहा है। आज इसी मुद्दे पर राहुल गांधी ने बड़ा बयान दिया है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में साल 2018 के विधानसभा चुनाव के बाद से ही वरिष्ठ बनाम युवा का नारा जोर पकड़ने लगा था। कांग्रेस ने दोनों ही राज्यों में वरिष्ठ नेताओं को तवज्जो देते हुए राजस्थान में अशोक गहलोत तो मध्य प्रदेश में कमलनाथ को सत्ता सौंपी, जिसके बाद से युवा नेता सचिन पायलट और ज्योतिरादित्य सिंधिया की नाराजगी कई मौकों पर सामने आई। आखिरकार सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया और कमलनाथ सरकार गिर गई। वहीं अब कुछ महीनों बाद राजस्थान में भी पायलट के सुर बगावती हो गए हैं। हालांकि वरिष्ठ पदाधिकारियों का कहना है कि उन्होंने कभी पायलट या सिंधिया को कुछ नहीं कहा। इसी बीच सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने युवा नेताओं की पार्टी छोड़ने को लेकर आलोचना की है। उन्होंने कहा कि उनके जाने से पार्टी का कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि इससे नए नेताओं के लिए अवसर बनेंगे। राहुल गांधी का ये बयान राजस्थान में जारी सियासी उठापटक के बीच आया है। इससे उन बातों को एक तरह से विराम लग गया है जिनमें कहा जा रहा था कि पार्टी पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट को वापस लाने की कोशिश कर रही है। पार्टी की छात्र इकाई NSUI की एक बैठक को संबोधित करते हुए राहुल ने बेशक किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उनकी टिप्पणी साफ तौर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया और सचिन पायलट को लेकर थी। सूत्रों का कहना है कि गांधी ने बैठक में अर्थव्यवस्था के लिए भविष्य की चुनौतियां और आने वाले महीनों में विभिन्न परिदृश्यों पर चर्चा की। बैठक के दौरान पूर्व पार्टी अध्यक्ष ने कहा, आप देख रहे हैं कुछ लोग पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। आपको इन घटनाक्रमों से चिंतित नहीं होना चाहिए, इससे आपके लिए नए अवसर खुलेंगे। राहुल के ताजा बयान से उन संभावनाओं को झटका लगा है जिनमें कहा जा रहा था कि सचिन की पार्टी में अब भी वापसी की संभावना है। हालांकि अब ऐसा होना मुश्किल लग रहा है। एक तरफ राजस्थान में कांग्रेस की सरकार पर काले बादल छाए हुए हैं और आलाकमान इस पर नजर बनाए हुए है, तो वहीं महाराष्ट्र सरकार भी अलर्ट मोड में नजर आ रही है। हाल ही में महाविकास अघाड़ी सरकार के दिग्गजों ने आपस में चर्चा भी की, लेकिन इसी बीच ऑपरेशन कमल को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बड़ा बयान दिया। देखिए रिपोर्ट। महाराष्ट्र में बीजेपी के साथ छोड़ शिवसेना ने जब से कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बनाई है, तब से बीजेपी की तरफ से लगातार सरकार के भविष्य को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। बीजेपी कई बार सरकार गिराने की भविष्यवाणी भी कर चुकी है, लेकिन उद्धव हर बार बीजेपी की भविष्यवाणी को उसकी बौखलाहट बताते हैं। लेकिन राजस्थान में सियासी हलचल को देख उद्धव ठाकरे सरकार को भी ऑपरेशन कमल का डर सताने लगा था, जिसके मद्देनजर उद्धव ने कांग्रेस और एनसीपी के दिग्गजों से चर्चा की थी। सूबे में ऑपरेशन कमल की अटकलें भी जोर पकड़ रही थी। इसी बीच अब भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा है, महाराष्ट्र में ऑपरेशन कमल नहीं हो रहा है क्योंकि महाविकास अघाड़ी सरकार अपने ही अंतर्विरोधों के कारण गिर जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद पूर्व मुख्यमंत्री ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में ये बयान दिया। फडणवीस ने दावा किया कि शाह के साथ उनकी मुलाकात गैर राजनीतिक थी, क्योंकि इसका मकसद प्रदेश के चीनी उद्योगों के लिए आर्थिक सहायता की मांग करना था। उन्होंने बताया, महाराष्ट्र में स्वास्थ्य मुसीबत की स्थिति से भी अमित शाह को अवगत कराया है और इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात का वक्त मांगा है। वहीं बैठक के बारे में फडणवीस ने कहा, इस दौरान कोई राजनीतिक चर्चा नहीं हुई। हम राज्य सरकार को अस्थिर करने के इच्छुक नहीं हैं। ये समय स्वास्थ्य मुसीबत से संघर्ष का है। उन्होंने कहा कि उद्धव सरकार में अपने अंतर्विरोध हैं और हम देखेंगे कि ये कब गिरती है। महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता ने उन अटकलों को भी खारिज कर दिया कि उन्हें राष्ट्रीय राजनीति में किसी भूमिका के बारे में जानकारी दी गई है। अब भले ही फडणवीस महाराष्ट्र में ऑपरेशन कमल नहीं चलाने की बात कर रहे हों, बावजूद इसके उद्धव सरकार सतर्क है।
एक तरफ विपक्ष शासित राज्यों में ऑपरेशन कमल को लेकर हलचल मची हुई है, सरकार अलर्ट मोड में है, तो वहीं मध्य प्रदेश में मामला उल्टा दिख रहा है। यहां मंत्रिमंडल विस्तार और विभागों के बंटवारे के बीच उपचुनाव की सुगबुगाहट तेज है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों इसके लिए तैयार हैं, लेकिन इन तैयारियों के बीच केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के करीबी की कमलनाथ से मुलाकात ने सूबे की सियासत को गरमा दिया है, जिससे सवाल उठ रहा है क्या बीजेपी में सेंध लगाएंगे कमलनाथ। मध्य प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में राजनीतिक खींचतान चल रही है। 26 सीटों पर जीत हासिल करने के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष जोर आजमाइश में जुटे हैं। इस बीच केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के सबसे करीबी जयसिंह कुशवाहा की पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से भोपाल में मुलाकात हुई। इसके बाद चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। दोनों नेता आधे घंटे तक बंद कमरे में चर्चा करते रहे, जिसके चलते अब कुशवाहा के कांग्रेस में शामिल होने की अटकलें लगाई जा रही हैं। कुशवाहा विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष रह चुके हैं। इसके अलावा कुशवाहा लंबे समय से ग्वालियर पूर्व विधानसभा के टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। दरअसल पूर्व विधायक मुन्ना लाल गोयल के बीजेपी में आने के बाद एक बार फिर से कुशवाहा की दावेदारी खत्म हो गई। ऐसे में कमलनाथ से उनकी मुलाकात को दावेदारी से जोड़कर देखा जा रहा है। कुशवाहा ने मुलाकात की बात स्वीकार की है, लेकिन दावेदारी के मामले को सिरे से नकारा है। उनका कहना है दोनों के बीच अंचल के राजनीतिक समीकरणों को लेकर विस्तार से चर्चा हुई है। वहीं पार्टी सूत्रों का कहना है कुशवाहा बीजेपी में लगातार अनदेखी से दुखी हैं और कांग्रेस से ऑफर मिलने पर दावेदारी कर सकते हैं। वो लंबे समय से पूर्व मुख्यमंत्री के संपर्क में थे। 2 दिन पहले मुलाकात तय हुई और वो भोपाल स्थित बंगले पर पहुंच गए। हाल ही में पार्टी का जिलाध्यक्ष बनाए जाने पर कमल माखीजानी के खिलाफ विरोध का झंडा उठाने वाले कुशवाहा ने साल 2008 में पूर्व विधानसभा से दावा किया था, लेकिन उस समय बीजेपी नेतृत्व ने अनूप मिश्रा को प्रत्याशी बनाया था। इससे नाराज कुशवाहा ने ये कहते हुए विरोध किया था कि प्रत्याशी स्थानीय होना चाहिए। ऐसे में अब कमलनाथ और कुशवाहा की मुलाकात सूबे में और कितनी हलचल मचाती है, ये देखना होगा। जहां मध्य प्रदेश में 26 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष अपनी रणनीतियों को धार देने में जुटा है, तो वहीं बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीतियां बन रही हैं। बीजेपी वर्चुअल रैली के जरिए जनता को साधने की कोशिश कर रही है, तो वहीं विपक्षी महागठबंधन अब तक आपसी मतभेदों से ही जूझ रहा था, लेकिन अब चुनाव के लिए महागठबंधन की पार्टियों ने कमर कसनी शुरू कर दी, जिससे बीजेपी और जेडीयू की नींद उड़ सकती है। बिहार में एनडीए गठबंधन को शिकस्त देने के लिए बने महागठबंधन में पिछले काफी वक्त से कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था। महागठबंधन में नेता एक साथ बैठने को तैयार नहीं थे। हम के अध्यक्ष जीतन राम मांझी तो समन्वय समिति के गठन की मांग करते करते महागठबंधन छोड़ने की भी बात करने लगे थे, लेकिन अभी तक ना तो समन्वय समिति बन पाई और ना ही मांझी महागठबंधन छोड़ सके। लेकिन अब तस्वीर बदलती नजर आ रही है। अब लगता है समन्वय समिति बनाने की दिशा में महागठबंधन की पार्टियों ने कदम बढ़ा दिए हैं। हाल ही में गठबंधन की सभी पार्टियों के प्रतिनिधियों ने मुलाकात की, जो कि पूर्णबंदी के बाद पहली मुलाकात भी थी। इस बैठक में कांग्रेस की तरफ से शक्ति सिंह गोहिल, आरजेडी की तरफ से मनोज झा, आरएलएसपी की तरफ से उपेंद्र कुशवाहा, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी शामिल हुए। आपको बता दें, इस बैठक में वामपंथी नेता डी राजा और सीताराम येचुरी भी शामिल हुए। हालांकि वामपंथी पार्टियां भी बिहार में महागठबंधन का हिस्सा नहीं है, लेकिन अब इन नेताओं की बैठक में शामिल होने से लग रहा है वामपंथी पार्टियां भी एनडीए के खिलाफ ताल ठोकने के लिए महागठबंधन का हिस्सा बन सकती हैं, जो सत्ता पक्ष के लिए परेशानी खड़ी कर सकती हैं। वहीं आपको बता दें, विपक्षी महागठबंधन के नेताओं ने चुनाव आयोग से भी मुलाकात की। इन नेताओं का कहना है आगामी बिहार विधानसभा चुनाव पूरी तरह से डिजिटल नहीं हो सकते। साथ ही महागठबंधन के नेताओं ने चुनाव आयोग से डिजिटल चुनाव प्रचार की खर्च सीमा तय करने की भी मांग की। नेताओं का कहना है डिजिटल चुनाव प्रचार से राज्य की 2/3 जनता चुनाव प्रचार की प्रक्रिया से अछूती रह जाएगी। आपको बता दें, कई राजनीतिक पार्टियां बिहार चुनाव को फिलहाल रद्द करने की मांग कर चुकी हैं, जिनमें आरजेडी भी शामिल है। हालांकि चुनाव आयोग के साथ हुए इस वर्चुअल बैठक में ऐसी कोई मांग नहीं दोहराई गई, लेकिन नेताओं ने ये मांग जरूर की कि चुनाव आयोग ऐसे कदम उठाए जिससे लोग संतुष्ट रहें और चुनाव के दौरान कोरोना के मामले न बढ़ें। इस मुलाकात के बाद महागठबंधन मजबूत नजर आ रहा है, लेकिन यह मजबूती सत्ता पक्ष पर कितनी भारी पड़ती है, ये देखना होगा। बिहार की सियासत में सत्तारूढ़ पार्टी को शिकस्त देने के लिए विपक्षी गठबंधन एकजुट होता दिख रहा है, जिससे एनडीए से सत्ता छीनी जा सके। लेकिन वहीं पड़ोसी नेपाल में तो पार्टी के अंदर ही सत्ता को लेकर लड़ाई चल रही है। पार्टी के अंदर ही ओली की कार्यशैली को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं और विपक्ष ने भी ओली को घेर लिया है। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर बाबूराम भट्टराई ने ओली को लेकर एक बड़ा बयान दिया। देखिए रिपोर्ट में।
नेपाल में राजनीतिक घटनाक्रम हर रोज एक नया रूप ले रहा है। एक तरफ नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली अपनी कुर्सी बचाने को लेकर जद्दोजहद कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ इन्हीं की पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष पुष्प कमल दहल प्रचंड ओली के इस्तीफे पर अड़े हुए हैं। इसी बीच केपी शर्मा ओली और पुष्प कमल दहल प्रचंड के बीच होने वाली स्टैंडिंग कमेटी की बैठक 5 बार टाली गई। अब ये बैठक कल यानी रविवार को होनी है। दरअसल केपी शर्मा ओली लगातार बयानबाजी कर रहे हैं और चीन के राजदूत से मुलाकात कर रहे हैं, जिसको लेकर नेपाल में उनका विरोध चरम पर पहुंच गया है। इसी बीच केपी शर्मा ओली के विवादित बयानों और अनर्गल आरोपों से आहत होकर पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर बाबूराम भट्टराई ने उन्हें हिटलर की संज्ञा दी है। डॉक्टर भट्टराई ने ट्वीट कर कहा कि ओली की बेलगाम बोली के कारण देश गंभीर संकट की तरफ जा रहा है। भट्टराई ने लिखा, ओली सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हो रही है, चाहे वो कोरोना का मामला हो, अर्थतंत्र का मामला हो, विदेश नीति का मामला हो या भ्रष्टाचार नियंत्रण का मामला हो। उन्होंने कहा, ओली के कारण ही देश जातीय धार्मिक द्वेष राज्य का अंग बन गया है। डॉक्टर भट्टराई ने याद दिलाया, हिटलर भी निर्वाचित राष्ट्र प्रमुख था, वो भी चुनाव जीत कर आया था। चरम राष्ट्रवाद उसका भी हथियार था। आखिर उसके साथ क्या हुआ? डॉक्टर भट्टराई ने ओली की पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा, उनकी पार्टी ओली को लेकर असमंजस की स्थिति में क्यों है? संसद से ही संकट से निजात क्या नहीं दिलाया जा सकता है? साथ ही उन्होंने ओली हटाओ देश बचाओ का नारा भी दिया। केपी शर्मा ओली का विरोध नेपाल में बढ़ता जा रहा है। उनकी पार्टी के साथ साथ विरोधी भी उन पर तंज कस रहे हैं। फिलहाल सभी की नजरें कल होने वाली एनसीपी की स्टैंडिंग कमेटी की बैठक पर है। और बुलेटिन के आखिर में बात आईआईटी में दाखिले की शर्त में मिली ढील की। इस साल कोरोना संक्रमण के कारण देश भर में लॉकडाउन लगाया गया, जिसकी वजह से कई बोर्ड्स ने 12वीं के कुछ पेपर्स रद्द कर दिए और इसी को ध्यान में रखते हुए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी आईआईटी में दाखिले की शर्त में ढील दी गई है, जिससे छात्रों को बड़ी राहत मिलेगी। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी के बीटेक प्रोग्राम में दाखिले की योग्यता अब जेईई एडवांस क्वालिफाइड और सिर्फ 12वीं पास रहेगी। कोरोना के चलते आईआईटी के ज्वाइंट एडमिशन बोर्ड ने शैक्षणिक सत्र 2020 के दाखिला नियमों में बदलाव किया है। इस साल छात्रों को राहत देने के लिए 12वीं की कक्षा में मेरिट के अनिवार्य नियम को हटाया जा रहा है। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने घोषणा करते हुए कहा कि कोरोना के चलते विभिन्न बोर्डों द्वारा 12वीं कक्षा की परीक्षा को आंशिक रूप से रद्द करने की वजह से इस साल भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने प्रवेश मानदंडों में छूट देने का निर्णय लिया है। एचआरडी मंत्री निशंक ने इसको लेकर ट्वीट किया है। निशंक ने अपने ट्वीट में लिखा, आईआईटी में दाखिले के लिए जेईई एडवांस में पास होने के अलावा 12वीं बोर्ड की परीक्षा में न्यूनतम 75% अंक प्राप्त करने होते थे या फिर पात्रता परीक्षा में शीर्ष 20% में स्थान बनाना होता था। ऐसे पात्र उम्मीदवार जिन्होंने 12वीं कक्षा की परीक्षा पास की है, वे दाखिला लेने के पात्र होंगे और उन्हें मिले अंकों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको बता दें कि निशंक की अध्यक्षता में शुक्रवार को आईआईटी में दाखिले को लेकर जैब की बैठक हुई, जिसमें दाखिले के नियमों में बदलाव किया गया। कोरोना के चलते सीबीएसई बोर्ड समेत प्रदेश शिक्षा बोर्ड ने 12वीं बोर्ड कक्षा का असेसमेंट से रिजल्ट तैयार किया है। इसमें बोर्ड के प्रस्ताव को सरकार ने 1 साल के लिए मंजूरी दे दी है। अब जेईई मेन परीक्षा के टॉप 2.5 लाख छात्र जेईई एडवांस देंगे। जेईई एडवांस क्वालिफाई करने वाले ऐसे छात्र जो 12वीं कक्षा में पास हुए होंगे, उनको मेरिट के आधार पर सीट मिलेगी। फिलहाल दिन भर की बड़ी खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए टीवी लाइव। नमस्कार।